मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, अभी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मौद्रिक नीति घोषित कर दी है। आप जानते हैं कि हर 2 महीने में मौद्रिक नीति घोषित की जाती है और उस नीति के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CRR में 0.5% की कमी की है। CRR में 0.5% की कमी का क्या अर्थ हुआ, इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। इसी के साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कुछ और बातें बताई हैं, या यूं कह लीजिए कि कुछ और नीतियां घोषित की हैं, मुझे लगता है कि उसमें से कुछ ऐसी हैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को जाननी ही चाहिए। तो पहले मैं उन्हें आपके सामने रख रहा हूं, फिर हम लोग CRR पर बात करेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके बारे में आप जानते होंगे। कमर्शियल बैंक होते हैं, उनके बारे में आप जानते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में भी आप जानते होंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और पेमेंट बैंक, ये सब अलग अलग तरह के बैंक हैं, काफी कुछ मिलते जुलते होने के बावजूद। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इनकी बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। शेड्यूल्ड बैंक, अनशेड्यूल्ड बैंक, ये सब क्या होते हैं, एग्जामिनेशन की दृष्टि से इन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अभी तक स्थिति क्या थी। सन 2023 में जो हमारे कमर्शियल बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, उन्हें इस बात की अनुमति दी गई थी कि वे बकायदे ग्रामीण क्षेत्रों को UPI के द्वारा लोन दे सकें, राइट? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोन की बहुत ज्यादा जरूरत है और खासकर किसानों को तो बहुत ज्यादा जरूरत होती भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह था कि इन बैंकों की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं थी। तो क्या किया जाए, बात बन नहीं रही थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब जो घोषित किया है वो ये कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वे भी अब UPI के जरिए लोन दे सकेंगे, और इसके साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और पेमेंट बैंकों को भी इसकी अनुमति दे दी गई है। देखिए, जब आप UPI के जरिए उन्हें लोन दे सकेंगे तो सीधी सी बात है कि अब कोई भी व्यक्ति लोन ले सकेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस डिजिटल पेमेंट की तो पहुंच अब छोटे छोटे स्थानों तक हो चुकी है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी, जिनको भी लोन की जरूरत है, उन्हें आसानी से लोन मिल सकेगा। पहली बात। जो दूसरी बात है कि अब किसानों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इससे पहले उन्हें 1.6 लाख यानी कि 1,60,000 रुपए तक का ही लोन मिलता था, वो भी बिना किसी गारंटी के ही मिलता था। लेकिन अब उसे बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया है। क्या आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है? अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो अनुमान लगा लेंगे। और दोस्तों, सच पूछे तो आपको इस तरह की कोशिश करनी भी चाहिए। देखिए, लिखी हुई चीजें तो आप पढ़ेंगे, हो सकता है कि समझ भी जाए, याद तो कर ही लेंगे, लेकिन आपको चाहिए कि पढ़ते समय आपके दिमाग में अपने आप एक स्ट्राइक करे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये क्यों किया। शुरू में तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मैं कैसे सोच सकता हूं, क्योंकि मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। लेकिन जब आप सोचने लगेंगे तो कुछ न कुछ बात तो आपके दिमाग में आ ही जाएगी। सीधी सी बात है कि 1.6 लाख की जो सीमा की गई थी वह 2019 में की गई थी, और अब हम 2024 में हैं, खत्म होने को है, मतलब 2025 में एंटर करने वाले हैं। इतने साल हो गए ना, और इतने साल के बीच में हो क्या रहा है, महंगाई तो बढ़ ही रही है। तो महंगाई बढ़ने के कारण अब किसानों की जो लागत है खेती के लिए वो भी बढ़ रही है। खाद की कीमतें बढ़ गई, मजदूरी बढ़ गई, दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। तो अब जितना काम वो 1.6 लाख लोन से पहले करते थे, अब 2 लाख रुपए में कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि उन्हें कोई अतिरिक्त फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, ये है कि उनकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी जो अभी अधूरी रह जाती थी। तो दोस्तों, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात कही है, चूंकि ये कृषि से संबंधित सीधे सीधे है, तो आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जो अगली घोषणा है वो बहुत ही सिंपल सी है कि जो हमारे अप्रवासी भारतीय हैं, विदेशों में रहते हैं, हमारे देश में जो धन जमा करते हैं, उनकी ब्याज दरों में भी वृद्धि कर दी गई है, और काफी अच्छी खासी वृद्धि की गई है। पहले उन्हें 2.5% मिलता था, अब उसे 4% कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्या इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं? मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप ही अनुमान लगाएं। मैं यहाँ बताने नहीं जा रहा हूं, और आप इसके लिए मुझे अगर माफ कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, अब हम आते हैं CRR पर। देखिए, जो किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा केंद्रीय बैंक है, उसका जो मुख्य काम होता है वो होता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करना। यानी कि बाजार में जो मुद्रा प्रचलन में है
वो देखता है कि इसकी कितनी मात्रा सही होगी। अगर उसको लगता है कि नहीं, बाजार में बहुत ज्यादा मुद्रा आ गई है, तो जब बहुत ज्यादा मुद्रा होगी तो उसका खतरा क्या होता है कि लोग खरीदारी ज्यादा करेंगे, तो महंगाई बढ़ने का डर रहता है। और महंगाई का बढ़ना एक सीमा के बाद बेहतर नहीं माना जाता। जैसे हमारे यहाँ देखिए कि जो लक्ष्य रखा गया है सामान्य तौर पर, वह रखा गया है कि 4% से अधिक महंगाई न हो, ये लक्ष्य है। लेकिन हमारे यहाँ अब वो बहुत ज्यादा हो गया। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही अब उसे बढ़ा करके 4.8% कर दिया है, मतलब अनुमान लगाया है कि महंगाई की दर 4.8% हो गई। और जब महंगाई की दर बढ़ती है तो उसे दूसरे बहुत सारे संकट पैदा होते हैं। गरीबों के लिए तो यह संकट होता ही है, साथ ही जो बैंक हैं उन्हें अपने ब्याज दर में बढ़ोतरी करनी पड़ती है। अगर वो ब्याज दर में बढ़ोतरी कर देंगे तो उनका लोन नहीं उठेगा, लोन नहीं उठेगा तो बेचारे कमाई कहाँ से करेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक्स है नहीं, ये बहुत ही साइकिल में काम करती है, अर्थव्यवस्था, राइट। तो जो CRR है, SLR है, ये सब आप पढ़ते होंगे, रिवर्स रेपो दर वगैरह, मैं उनके बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं केवल CRR के बारे में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मौद्रिक नीति घोषित की है उसमें सारी बातें ज्यों की त्यों रखी हैं, सिवाय CRR के, जिसमें उसने 0.5% की कटौती की है। ध्यान दीजिए, 0.5% की कटौती। तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि इसका मतलब क्या हुआ। कई बार मैं अपने लेक्चर्स में आप सबको बता चुका हूं कि जो नाम होता है पहले तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। CRR इंग्लिश का है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश यानी कि नगद, रिजर्व यानी कि आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, रिजर्व में रखना पड़ेगा। रेशियो यानी कि अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। नगद आरक्षित अनुपात, रिजर्व का मतलब है उसको आपको आरक्षित रखना पड़ेगा, यानी कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब सवाल यह उठता है कि ये कहां रखा जाएगा। बस इसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, CRR समझ में आ जाएगा। बैंकों के पास जो भी धन होता है उसका अपना एक कैलकुलेशन का मेथड है। उसका अभी तक 4.5% उन्हें रिजर्व बैंक में रखना होता था। देखिए अभी तक क्या स्थिति थी, अभी तक की स्थिति ये थी कि बैंकों के पास जो धन होता था उसका उन्हें 4.5% धन कैश के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखना पड़ता था। मतलब मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए है, तो उसमें से 4.5 रुपए आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा दीजिए। अब आपके पास बच कितना गया कैश, 4.5 घटा दीजिए 100 में से, तो 95 रुपीज 50 पैसा। इसका मतलब है कि 100 रुपए तो आपके पास था, लेकिन आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं लोन वगैरह देने के लिए 100 रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं 95 रुपीज 50 पैसे का। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी पॉलिसी के तहत सुरक्षा की दृष्टि से जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह का सिस्टम लेकर के चलती है। और साथ ही इसके माध्यम से वो बाकायदे जो धन का प्रवाह होता है मार्केट में उसको भी कंट्रोल करती है। उस पर हम लोग अभी यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अपने आप में अलग विषय है। मैंने अपने ऑनलाइन लेक्चर में इन सब के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत व्यावहारिक रूप में उदाहरण दे दे करके समझाया है। अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से मैं कहूंगा कि इस टॉपिक की बहुत अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी साल ऐसा नहीं है जब प्री एग्जामिनेशन में इसको लेकर के प्रश्न नहीं पूछा गया हो। तो खैर, तो दोस्तों अब क्या किया गया है, ये जो CRR है जो 4.5% था इसे घटा करके 4% कर दिया गया है। अब आप गणित लगा लीजिए, पहले आपको 4.5 रुपए जमा करने पड़ते थे तो आपके पास 95 रुपए 50 पैसे ही बच पाता था। अब आपको 4 रुपए जमा करने हैं, तो अब आपके पास लोन देने के लिए कितना बचा, 96 रुपीज। हालांकि आपको लगेगा कि यार ये 98 बच गई तो ऐसी क्या बड़ी बात हो गई, लेकिन मालूम है कि केवल इसकी वजह से बैंकों के पास आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी रकम आ जाएगी। 1.16 लाख करोड़ रुपए, सोच करके देखिए, 1.16 लाख करोड़ रुपए बैंकों के पास अतिरिक्त आ गए। अब बैंक क्या करेंगे इस पैसे का, बैंक स्वाभाविक है कि इस पैसे को लोन में देंगे। अब आप देखिए कि लोन में देंगे तो क्या मतलब हुआ, जब वो लोन में देंगे, सभी बैंकों के पास पैसे आ गए हैं, तो अब उनको लोन देने की होड़ लगेगी कि भैया हमारे यहां से लोन ले ले, हमारे यहां से लोन ले ले, तो ब्याज दर घटा देंगे, कंपटीशन होगा ना। और जब वो ब्याज दर घटाएंगे तो लोग लोन लेने के लिए उत्साहित होंगे, यार कि ब्याज की दर कम है तो चलो मकान बनवा लो, फलाना कर लो, फलाना कर लो, तो लोग लोन लेने के लिए उत्साहित होंगे।
वो पैसा मार्केट में आएगा, फिर वो घूम फिर करके जो है ना वो उपभोक्ताओं के पास जाएगा, यानी कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो लोग सामान खरीदना शुरू करेंगे, तो हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी तेज होंगी। बस कुछ दिनों पहले के आंकड़ों पर चले जाइए, और मैंने इसकी चर्चा ठीक इससे पहले वाले अपने डेली ऑडियो लेक्चर में की है कि कैसे हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारी आर्थिक वृद्धि दर में सुस्ती दिखाई दे रही है। अब आप इन दोनों को रिलेट कर दीजिए कि CRR कम करने की वजह से क्या आर्थिक सुस्ती थोड़ी सी टूटेगी। आप जब विचार करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, इससे आर्थिक सुस्ती कहीं न कहीं दूर तो होगी। तो दोस्तों, ये है CRR का कमाल। तो इस विषय पर फ्रेंड्स बस इतना ही, और आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।